हिंदी में आज फिर से लाइव है अपनी श्रृंखला जिसका नाम है शिलालेख को लेकर। आज शिलालेख की 10वीं कड़ी है और इस कड़ी में आज हमारे सामने या हमारे साथ एक मेहमान कवियत्री होंगी जो बहुत ही कम उम्र में बहुत बेहतरीन रचनाएं लिख रही हैं, पढ़ रही हैं। इससे पहले कि हम उनसे मिले हैं, एक खुशी की बात यह भी है कि आज हिंदी की आज पहली सालगिरह है, यानी 25 अगस्त 2019 में इसी के दिन, आज ही के दिन हिंदी की स्थापना हुई थी आधिकारिक तौर पर। और ये मार्च में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आया है, सोशल मीडिया में ये मार्च में आया है। तो ये हम सब जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, हिंदी में की तरफ से उन सभी को लाख लाख बधाई, प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज की कड़ी को लेकर। इससे पहले कि हम आज की मेहमान से मिलें, उनसे मुलाकात करने से पहले उनकी एक दो छोटी छोटी रचनाएं मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये वो रचनाएं हैं जो मतलब इनमें लय नहीं है, लेकिन ख्याल इतने उम्दा है कि आदमी अगर कोई से अगर पढ़ेगा तो या तो वो बिल्कुल ख्याल विहीन हो जाएगा या फिर बिल्कुल ख्यालों से भर जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। उदाहरण के तौर पर मसलन मैं ये एक छोटी सी कविता जो मुश्किल से 4-5 मिसरों की है, एक ये कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कविता है, भूगोल की कक्षा में अव्वल आई लड़की बनाती है नक्शे। भूगोल की कक्षा में अव्वल आई लड़की बनाती है नक्शे कई देशों के और उन्हें तवे पर सेक देती है। 4 लाइन अगर आप पढ़ोगे शुरू की, आपको लगेगा कि शायद ये कहीं और जा रही होगी कविता। जैसे ही इसकी 5वीं और आखिरी लाइन आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, पूरा का पूरा क्लाइमैक्स ही चेंज हो जाता है कविता का। ये जो इतने कम शब्दों में, इतने कम मिसरों में अपनी बात बिना किसी तंज के, बिना किसी टॉन्ट के कहना और अपनी बात कह देना, ये हुनर बहुत ही कम लोगों को मिलता है। मैं आज के हमारे मेहमान कलाकार, कवियत्री, शायरा सुप्रिया मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सुप्रिया जी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया गगन, मुझे यहाँ बुलाने के लिए, ये देने के लिए। जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ, वो भी इतने खास दिन पे। जी जी, धन्यवाद। सुप्रिया जी, इससे पहले कि आप अपना काव्य पाठ शुरू करें, मैं ये जानना चाहूँगा कि जहाँ तक मुझे जितना ज्ञान हुआ है कि आप नेटफ्लिक्स के कुछ शोज़ के लिए ट्रांसक्रिप्ट का काम भी करती हैं। जी। तो ये भी एक आपके हुनर का मापदंड या आपके एक हुनर को परिभाषित करता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं बता दूं, ये वाकई एक काबिल तारीफ काम है कि आप किसी शो के लिए, किसी आप प्लेटफॉर्म के लिए आप लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बधाई हो आपको। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका सफ़र शुरू कैसे हुआ। ये तो लिखने से हिंदी से तो ताल्लुकात थे ही, क्योंकि परिवार ये नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है, तो हिंदी से तो ताल्लुकात हमेशा से रहे मेरे। बहुत समय तक स्कूल वगैरह में हिंदी बहुत अच्छी थी, लेकिन कॉलेज आने तक भी कभी सोचा नहीं था कि लिखना होगा, या सच कहूँ तो कॉलेज आने तक भी कोई हिंदी की खास ऐसी किताब पढ़ी नहीं थी। बचपन में चंपक वगैरह पढ़े थे, बट जिसको एक्चुअल हिंदी साहित्य कहा जाए ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था। कॉलेज में अचानक ऐसा हुआ कि 5वें सेमेस्टर के दौरान एक दिन ऐसे ही एक कविता लिखी जो कि अंग्रेजी में थी, क्योंकि उन दिनों कॉलेज में मैं फ्री थी तो इंग्लिश नॉवेल्स खूब पढ़ा करती थी। तो मुझे लगता है वही वजह रही होगी कि एक इंग्लिश में कविता लिखी, जिसे मेरे दोस्तों ने काफी सराहा। और फिर लगभग 1 साल तक ऐसे ही कभी कोई कविता लिखती रही।
जब बैंगलोर आई तो वहाँ पे एक नया तरीके का एटमॉस्फेयर मुझे मिला, नए तरीके के लोग मिले, पढ़ने लिखने वाले लोग मिले जिनका साहित्य की ओर रुझान रहा। तो उनके साथ रहते रहते मेरे खुद की भी रुचि बढ़ी हिंदी पढ़ने में, हिंदी लिखने में। तो देखा जाए तो 2017 दिसंबर के बाद से मैंने थोड़ा बहुत हिंदी में लिखना शुरू किया और फिर वहां से पढ़ना शुरू किया और इस तरीके से सिलसिला कायम है। जी जी, मैंने जो आपकी कविताओं में जो देखा है, मतलब मुझे जो दिखा है कि आपकी कविताएं दो स्तर पर या दो भागों में हम बांट सकते हैं। कि वो एक है कि बिल्कुल छोटी कविताएं, मुश्किल से 4 या 5 या 6 मिसरों की, कुछ लंबी भी होती हैं जो कि साहित्य में ज़्यादा चलती हैं, जिनका चलन ज़्यादा है साहित्य में। जी। आपको किस प्रकार की कविता लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है? दोनों में से ज़्यादा आसान पड़ती है? देखिए, ज्यादा आसान तो डेफिनेटली जो छोटी पंक्तियां रहती हैं वो रहती हैं, क्योंकि वो बहुत रॉ ख्याल रहते हैं कि कोई ख्याल आया और शब्दों की हेरा फेरी करके उनको लिख दिया मैंने, जो कि बहुत आसान रहता है। लेकिन इस तरीके के ख्याल क्या होता है कि कभी कभी ही आते हैं। मैं अगर बैठ के सोचूं कि ऐसा कुछ ख्याल मुझे आए तो वो पॉसिबल नहीं है, वो मुमकिन नहीं हो पाता। और लंबी कविताओं के लिए जैसे मेरी सबसे लंबी कविता अभी तक द्रौपदी है, पढ़ने में लगभग 6 मिनट की। तो वो सब लिखने में समय लगता है, क्योंकि उस तरीके का आपको लय समझना पड़ता है और शब्दों को पिरोना पड़ता है, शब्द ढूंढने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है कि कविता का बहाव किस ओर जा रहा है। तो उसमें थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन जो छोटी कविताएं होती हैं, जैसे मेरी सबसे छोटी कविता जो मेरी सबसे पसंदीदा भी है, वो ये है कि तुम्हारा साथ मेरी कल्पना है और मैं इस हकीकत से खुश हूँ। तो मुझे लगता है कि क्या मेरी बात है! लिखी, थैंक यू। तो ये शायद सबसे छोटी कविता है मेरी लिखी हुई, और इसका ख्याल भी बहुत रैंडम था, चलते चलते बस कहीं आया और मैंने लिख दिया। लेकिन बाद में मुझे ये कविता काफी पसंद आई, तो इसलिए छोटी छोटी कविताओं का थोड़ा ये रहता है कि आप कभी भी कहीं भी लिख सकते हैं। जी जी, आपकी एक कविता और जो मुझे अभी याद आ रही है, वो भी बहुत छोटी कविता है, लेकिन उसकी छाप जो है, वो जो उसकी छाप है बहुत देर तक है। वो आप उसको पढ़ लो तो आप लगभग कुछ समय तक उसके ख्याल में घिरे रहेंगे। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, आपकी कविता छोटी वाली ऐसी है कि या तो पढ़ने के बाद आप ख्याल विहीन हो जाओगे कि ऐसा कैसे, या फिर इतने ख्यालों से भर जाओगे कि वो ऐसा कैसे। एक मुझे जो अभी जो याद आ रही है वो है कि उदासी जोंक है। उदासी तो जोंक एक जोक है। कीड़ा होता है जो चिपक जाता है। तो वही है कि उदासी जोंक है, चिपक जाती है किसी याद, किसी जगह, किसी गीत से। उदासी जोंक है, चिपक जाती है किसी याद, किसी जगह, किसी गीत से। आपने ये 3 मिसरे पढ़ लिए और आप वहां सोचते रह गए अगले 30 मिनट तक कि ये हुआ क्या। ये कविता बहुत कम लोगों ने मेरे ख्याल से सुनी होगी, पढ़ी होगी, बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंची नहीं है, लेकिन हाँ, ये भी है। ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि इनके ख्याल इतने इतने एब्स्ट्रैक्ट हैं ये, और बिल्कुल थोड़ा अलग अंदाज रहा है। छोटी सी 2-3 विषयों में इतनी बड़ी बात कह देना, इनमें इसमें एक भी शब्द व्यर्थ नहीं है, कि सारे शब्द अपने सटीक स्थान पर हैं और शब्द उतने ही हैं जितने की किसी ख्याल को कहने के लिए चाहिए। बस एक भी शब्द व्यर्थ का नहीं है, जो मुझे लगता है। अब मैं चाहूँगा कि आप कोई कविता जो आप चाहती हैं, जो आपकी करीब हो, वो आप एक बार हमारे लिए, जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक बार आप पाठ कर रहे हैं। तो छोटी कविताओं की आपने बात कही, तो मैं एक छोटी ही कविता और पढ़ती हूँ। जी ये भी लोगों को भी बहुत पसंद आई थी और ये मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे बहुत करीब है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इस तरीके की कविता है जो हम जिस समाज में अभी रह रहे हैं, तो
कोई भी प्रोग्रेसिव लड़का हो या लड़की हो उस तक पहुंचती होगी ये कविता, ऐसा मैं मानती हूँ। कविता ऐसी है कि औरत चाहती है समाज में साथ देने वाला आदमी, औरत चाहती है समाज में साथ देने वाला आदमी, उस समाज में जहां आदमी सिर्फ छूट देना जानता है। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन ख्याल, बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन है ये। अभी कमेंट में एक रिक्वेस्ट आ रही है, द्रौपदी कविता ही सुना दीजिए। अच्छा, जरूर, लेकिन द्रौपदी बहुत लंबी कविता है जैसे मैंने अभी बताया शायद आपको। हाँ, आप बता चुकी हैं। अगर आप कुछ एक कोई हिस्सा उसका सुनाना चाहती हैं, कोई एक टुकड़ा, अंश। जरूर, मैं वहां से सुनाती हूँ जहां से द्रुतकेड़ा का जिक्र किया है मैंने। एक सेकेंड बस दीजिएगा मुझे कविताएं थोड़ा याद नहीं रहती। तो द्रौपदी की कहानी तो खैर हम सब जानते हैं। दरअसल इसमें से चुनना जरा मुश्किल है कि कौन सा पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं, पर फिर भी ठीक है, जैसा मैंने कहा मैं वहीं से पढ़ती हूँ जहां द्रुतकेड़ा के बारे में जिक्र किया है मैंने। तो द्रुतकेड़ा का खेल सजा, पाखंड का मैला खेल रचा, मेरे क्या केश पकड़ता है जा तुझको काल जकड़ता है। अधर्मी अभिमानी मूर्ख, मंद बुद्धि अज्ञानी मूर्ख, धृतराष्ट्र और द्रोण सभी सभा में बैठे मौन सभी। चुप है मेरे वीरपति, कैसे मैं लाज बचा पाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। घमंड शत्रु पर भारी है, रणचंडी अवतारी है, काली का अवतार हूं मैं, हाँ खुद में हाहाकार हूं मैं। झुके शीश कट जाएंगे जो मौन अभी चिल्लाएंगे। कृष्णा ने मेरी लाज धरी, मैं अल्पमति से डर जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। तो ये उस कविता के छोटे छोटे दो अंश। बहुत बेहतरीन, धन्यवाद, बहुत खूब, वाकई कमाल कमाल है ये। शुक्रिया। एक इसी मतलब मुझे एक छोटी कविता और आपकी याद आ रही है जी। हाँ, क्योंकि आपने कृष्ण जी का जिक्र किया इस कविता में, द्रौपदी में जी। तो आपकी एक छोटी सी कविता है, कृष्ण जी की चीर से, कृष्ण जी के चीर से बस ढकी जा सकी थी द्रौपदी की लाश। कृष्ण जी के चीर से बस ढकी जा सकी थी द्रौपदी की लाज, कपड़े का कोई टुकड़ा इतना लंबा नहीं हुआ जो बन सके दुर्योधन की फांसी का फंदा। जी। ये बहुत बेहतरीन, मतलब ये ख्याल सोचना भी। जी जी कहिए। ये दरअसल एक लंबी कविता का छोटा सा अंश है। ये कविता लंबी है, मैंने अभी कुछ दिनों पहले डाली थी कुछ, क्योंकि ये जो कविताएं मैं जब लिखती हूँ तो आसपास से उठा के ही लिखती हूँ। ऐसी ही चीजें आसपास में देखने को मिलती हैं, बस उनको एक नया कपड़ा पहना के मैं कोशिश करती हूँ कि पेश कर दूं। तो लेकिन हाँ, ये सारी चीजें आसपास में देखने को मिलती है। तो ऐसा ही हाल में कुछ हुआ था जिसकी वजह से मैंने ये छोटा सा इंसिडेंस, ये छोटा सा पैरा पेश किया था इस कविता का। बट ये कविता एक्चुअली में बहुत लंबी है। अच्छा जी। असल में क्या है कि जो मैंने पढ़ा था ना कि कोई भी कपड़ा लाज तो बचा सकता है लेकिन फांसी का फंदा नहीं बन सकता। ये जो ख्याल है, मतलब इसको सोचने के लिए कैसा दिमाग चाहिए, या क्या आपको कैसे ये सोचा होगा इस चीज को कि कोई भी कपड़ा
लाज बता सकता है, लेकिन फांसी का फंदा नहीं बन सका दुर्योधन के लिए। ये अपने आप में बहुत रैंडम, बहुत एब्स्ट्रैक्ट ख्याल है। जब मैंने ये पढ़ा तो मतलब मैं थोड़ा वही सोच में बैठ गया वहाँ कि ये सोचा भी जा सकता है। ऐसे ही आपकी एक और कविता है, आदम आदम ने खोजा लौह, आदम ने खोजा लौह, उससे तलवारें और तीर बनाए। आदम ने खोजा लौह, उससे तलवारें और तीर बनाए, फिर बनाई बेड़ियां। मतलब ये जो कविता है ये दिखा देगी कि आदमी और औरत में कितना फर्क है। आदम ने खोजा लौह, उससे तलवारें और तीर बनाए, फिर बनाई बेड़ियां, और औरत को बांध दिया, और औरत को बांध दिया। स्त्री ने उगाया कपास, उससे चादर और रुमाल बनाए, फिर बनाया आंचल और आदम को ढक दिया। फिर बनाया आंचल और आदम को ढांक दिया। बेहतरीन ख्याल है। मुश्किल से 5-6 मिसरे हैं। मैंने फिर वही कहा कि एक भी अर्थ, एक भी शब्द यहाँ वहाँ नहीं है, व्यर्थ में नहीं है, सारे अपनी जगह हैं। बहुत उम्दा ख्याल। अगर आपको और कुछ और सुनाना चाहती हैं? जरूर, क्यों नहीं। ये कविताएं तो बहुत गंभीर कविताएं हो गई जो आपने अभी यहाँ पेश की, और ये सच भी है, मेरी बहुत सारी कविताएं गंभीर रहती है, लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ बहुत लाइट मूड में कविताएं लिखती हूँ। उनमें से एक सुनाती हूँ आपको कि जगह वो अच्छी जहाँ ले जाए साथी, साथी वो अच्छा जो दे जाए यादें, यादें वो अच्छी जिन पे लिखी जा सके कोई कविता, कविता वो अच्छी जिसमें ना हो जिक्र किसी जगह, याद या साथी का। क्या बात है, बहुत उम्दा। ऐसी कोई कविता जिसमें किसी जगह का जिक्र ना हो, किसी याद के बारे में ना लिखना हो, और किसी साथी का जिक्र ना हो, ये कविता लिखना बड़ा मुश्किल है। बहुत उम्दा है ये, बहुत उम्दा। ये बहुत उम्दा ख्याल है ये अपने आप में पूरा का पूरा। एक और है जो शायद बहुत फेमस हुई है कि खूब ही मुझे पिलाई जा रही है जी। ये आपकी है। ये बहुत मकबूल है, शायद नहीं, यकीनन बहुत मकबूल है ये। अगर आपको सुना दो कुछ दो चार। जी जी जरूर, क्यों नहीं, ये तो मुझे खुद भी बहुत पसंद है। हालांकि अच्छे कवियों की और अच्छे शायरों की ये खासियत होती है कि उन्हें अपना लिखा नहीं पसंद होता, लेकिन मुझे लगता है मुझे अभी अच्छा शायर और अच्छा कवि बनने में वक्त लगेगा। तो ये गजल के कुछ अशार ऐसे हैं कि खूब ही मुझे पिलाई जा रही है, खूब ही मुझे पिलाई जा रही है, यूं कश पे कश लगाई जा रही है, खूब ही मुझे पिलाई जा रही है, यूं कश पे कश लगाई जा रही है। ये कौन चल बसा है मेरे भीतर, ये किसकी चिता जलाई जा रही है, ये क्या कौन ख्याल है मेरे भीतर, ये किसकी चिता जलाई जा रही है। दिल तोड़ने की साजिश है तभी तो, दिल तोड़ने की साजिश है तभी तो, ये कुंडली मिलाई जा रही है। और वाह वाह वाह। शुक्रिया। ये आखिरी शेर सुनिएगा कि दिल तोड़ने की साजिश है तभी तो, ये कुंडली मिलाई जा रही है, और कुछ और नहीं जनाजा है इश्क का, कुछ और नहीं बस जनाजा है इश्क का, ये जो दुल्हन समझ सजाई जा रही है, ये कश पे कश लगाई जा रही है। क्या बात है,
क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब। और आपकी इसी कविता में बहुत दाद आ रही हैं, मैं देख सकता हूँ कमेंट में। जी, एक रिक्वेस्ट आई थी कि द्रौपदी को पूरा पढ़ा जाए, जी जरूर, तो हम हुक्म की तामील जाते। होगी। जी मैं चाहूंगी कि जो दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ वो थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि ये कविता थोड़ी लंबी है और कई बार हो सकता है कि लोग मतलब डिटैच हो जाता है इस कविता से बीच में, इसकी लंबाई की वजह से। तो कविता कुछ ऐसे है कि है कौन यहाँ पर वीर जिसे मैं दिल की बात बता पाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं, ये बात उसी तक पहुंचेगी, ये आँच उसी तक पहुंचेगी जिसने अग्नि के जल तट पर अपने मन को सेका होगा, जिसने नारी के अश्कों को पलक पलक रोका होगा, जिसने रोकी होंगी नदियां, जिसने अंबर रोका होगा, जिसने देखी शमशीर उसे मैं शम और शीर दिखा पाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। अग्नि ने मुझको जन्म दिया, सो यज्ञ सीनी मैं कहलाई, प्रतिशोध के तीर चलाने को द्रौपदी पिता के घर आई। कमल नयन छवि अति सुंदर, कृष्णा का मुझको नाम मिला, मुझसे अधर्म का सर्वनाश ऐसा मुझको वरदान मिला। कृष्ण की छवि लिए वन में मैं कृष्ण कृष्ण भजती जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। नागिन सा चढ़ता यौवन, कान्हा की प्रीत में रमता मन, कुछ और मगर सौभाग्य मेरे, ये कह गए कृष्ण आराध्य मेरे। ब्राह्मण का धर कर सरल वेश, अर्जुन ने किया था लक्ष्य भेद, अभिमान भूपों का चूर्ण हुआ, इति स्वयंवर संपूर्ण हुआ। अर्जुन छवि है मोहन की, मैं अर्जुन की अब हो जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। हाय माँ ने क्या यह बात कही, अब कैसे हो ये बात सही, पर नर का कैसे साथ लूं मैं, खुद को कैसे यूं बांट दूं मैं। अवज्ञा माँ की कैसे करूं, हे प्रभु कहो मैं डूब मरूं। पर नारी पुरुषार्थ है नर का, नारी धिक्कारी जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। मुश्किल बहुत यह कृत्य सखी, है इच्छाएं सब मृत सखी, हर वर्ष कक्ष बदलती हूँ, स्वामी सा रंग मैं धरती हूँ। अर्जुन को मेरा मोह नहीं, वनवास गए विछोह नहीं, रुका हुआ पानी हूं मैं, इंद्रप्रस्थ की महारानी हूं मैं। पंचपति पांचाली में पृथक पृथक बिखरी जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। ध्रुत कीड़ा का सेज सजा, पाखंड का मैला खेल रचा, मेरे क्या केश पकड़ता है जा तुझको काल जकड़ता है। अधर्मी अभिमानी मूर्ख, मंद बुद्धि अज्ञानी मूर्ख, झुके शेष कट जाएंगे, जो मौन अभी चिल्लाएंगे। कान्हा ने मेरी लाज धरी, मैं अल्पमति से डर जाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। घमंड शत्रु पर भारी है, रणचंडी मैंने एक्चुअली पिछला वो मिक्सअप कर दिया। ध्रुत कीड़ा का सेज सजा, पाखंड का मैला खेल रचा, मेरे क्या केश पकड़ता है जा तुझको काल जकड़ता है। अधर्मी अभिमानी मूर्ख, मंद बुद्धि अज्ञानी मूर्ख, धृतराष्ट्र और द्रोण सभी सभा में बैठे मौन सभी। चुप है मेरे वीरपति, कैसे मैं लाज बचा पाऊं, है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं।
घमंड शत्रु पर भारी है, रण चंडी अवतारी है, काली का अवतार हूं मैं, हाँ खुद में हाहाकार हूं मैं। झुके शीश कट जाएंगे जो मौन अभी चिल्लाएंगे, कृष्णा ने मेरी लाज धरी मैं अल्पमति से डर जाऊं। है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। अरण्यवास अज्ञातवास, अरण्यवास अज्ञातवास, समय के देखो सभी दास। दुर्योधन न्याय ले न सका, 5 ग्राम भी दे न सका। नीति ने जो लिखा कभी, होगा अब परिणाम वही। धर्म अधर्म का क्षण होगा, महाभारत का रण होगा। पति पुत्र पिता सबको मैं माथे तिलक लगा जाऊं। है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। माथे से लहू टपकता है, अपनों सा लहू महकता है। भीषण नरसंहार मिला, ये कैसा विजय उपहार मिला। लाशों से हपटी धरती, रोती माँ विलाप करती। कुंती और गांधारी सभी, हस्तिनापुर की नारी सभी। जिन बेटों को जन्म दिया बेजान देह कैसे पाऊं। है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। लोभ वासना अहंकार, मृत्यु के देखो सभी द्वार। मृत्यु जब मुंह को खोलती है, जात धर्म नहीं तोलती है। मेरू की गोद में लेटी हुई, जीवन से विदाई लेती हुई। 5 पति कोई साथ नहीं, इसमें विचित्र कोई बात नहीं। नीति की कठपुतली बन मैं मंद मंद ही मुस्काऊं। है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। ये बात नहीं अभी पूरी है, कुछ इच्छा मेरी अधूरी है। तुम कल जोगर यह काव्य लिखो, ज्वाला से मेरा भाग्य लिखो। जो हो उचित हो सत्य वही, मैं रहूं जहां हो वक्त सही। कोई नजर न मुझको छू पाए, कोई कीटक ना अब गुर्राए। मैं अपने खुद के भाग्य का घर जीत जीत बुनती जाऊं। है किस प्राणी में धीर जिसे मैं मन की पीड़ा गा पाऊं। हो मुझ में इतना धीर कि मैं अब मन की पीड़ा ना गाऊं। बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन ये। थैंक यू, थैंक यू। जितने अच्छे शब्द हैं इस कविता के, ये उतनी ही अच्छी तरीके से पढ़ी भी गई है। बहुत बेहतरीन, कोई जवाब नहीं इसका। मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण के साथ आपका कुछ एक विशेष लगाव है। हाँ, मतलब है, कह सकते हैं। आपकी राइटिंग में कृष्ण अक्सर झलकते हैं। बिल्कुल। दरअसल इस पे अलग कभी सेशन कर सकता है, इस पे फिर मैं बहुत लंबी बातचीत कर सकती हूँ अलग से। नहीं, मुझे आपकी कविता और उसमें कृष्ण का जिक्र, तो एक गीत याद आता है आपका, मुरली मनोहर श्याम सलोने जी, है ना। अगर आप कुछ वो अगर सुना दें, 1 या 2 लाइन कुछ भी। बहुत अच्छा गीत है ये, बहुत बेहतरीन गीत है। थैंक यू। इस गीत की खासियत ये भी है कि मेरी मम्मी भी इसको गुनगुनाती है कभी कभी पूजा करते करते। वाह, बेहतरीन। मुरली मनोहर श्याम सलोने, बंसी होठों से हटाओ। यूं तो मैं समझूं मन को तुम्हारे, हाल जरा मुख से पर सुनाओ। मुरली मनोहर श्याम सलोने, बंसी होठों से हटाओ। यूं तो मैं समझूं मन को तुम्हारे, हाल जरा मुख से पर सुनाओ। सुबह के बैठे शाम ढली है, सुबह के बैठे शाम ढली है।
बात जो मन की अब तो बताओ, मुरली मनोहर श्याम सलोने, बंसी ये होठों से हटाओ, मुरली मनोहर श्याम सलोने, बंसी ये होठों से हटाओ। जमुना की थाली, उषा का दीपक, उसकी बूंदे है पग पखारे, चांद सितारे राह निहारे हैं, झिंगुर गाए गीत तुम्हारे। तारे दो मोहन इस जीवन को, तारे दो मोहन इस जीवन को, बाद में जाओ बंसी बजाओ, मुरली मनोहर श्याम सलोने, बंसी ये होठों से हटाओ, मुरली मनोहर श्याम सलोने, बंसी ये होठों से हटाओ। क्या बात है, बहुत बेहतरीन है ये, मतलब कमाल है। वही कि इतने सादा सिंपल शब्दों में लिखा गया गीत, एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जिसके लिए आपको डिक्शनरी खोलना पड़े, और बेहतरीन, कमाल कमाल जिक्र किया, बयानगी बहुत बेहतरीन है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुझे आपकी अभी एक छोटी कविता और है जो बेटियों पर लिखी गई है, 3-4 लाइन है उसमें। जिन बेटियों को पिता कांधे पर बिठाकर, जिन बेटियों को पिता कांधे पर बिठाकर दुनिया दिखाते हैं, उनका कद दुनिया से हमेशा ऊंचा रहता है। बिल्कुल। ये मतलब इतना इतना बेहतरीन है ये जो आपने लिखा है, 3-4 लाइन। इसमें कहीं कोई टोंटबाजी नहीं है जो कि अक्सर कभी करते हैं कि देखो ये गलत हो रहा है, वो हो रहा है। ये इतना पॉजिटिव सोच के साथ लिखा गया है ना कि जो लोग नेगेटिव हैं, जो लोग भ्रूण हत्या जैसा पाप करते हैं, अगर उन तक ये चीज पहुंचेगी, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा गया, लेकिन वो एक शर्मिंदगी महसूस करेंगे। ये आपकी कलम का जादू है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि कहीं कोई तंज नहीं है, कहीं कोई गाली नहीं है किसी को, इतनी पॉजिटिविटी है कि जो लोग नेगेटिव है वो अपने आप एक शर्मिंदगी महसूस करेंगे अपने आप पर। बहुत उम्दा है ये। मैं फिर से इसको दोहराता हूँ हमारे श्रोताओं के लिए कि जिन बेटियों को पिता कांधे पर बिठाकर दुनिया दिखाते हैं, उनका कद दुनिया से हमेशा ऊंचा रहता है। इतनी पॉजिटिविटी और बाकमाल, कमाल है ये, बहुत बेहतरीन। जी, मुझे अब ये बताइए आपकी आपका सफर ये कॉलेज में शुरू हुआ है ना, आगे कुछ आपने सोचा है कि आपकी किताब वगैरह कुछ का विचार है आपका? यार जब लिखना शुरू किया था तो भी कुछ सोच के नहीं लिखा था, अभी भी लिखती हूँ तो कुछ सोच के नहीं लिखती हूँ, लेकिन जैसे होता है कि धीरे धीरे सबके अंदर कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है, तो कविताओं के साथ साथ आजकल कहानियां लिख रही हूँ, और किताब का तो मुझे लगता है कि अभी और थोड़ा और परिपक्वता आ जाए तो उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन कहानियां लिख रही हूँ। उम्मीद है कि कहानियों की कोई किताब भविष्य में छपे या कुछ फिल्में वगैरह उस पे बने, तो देखते हैं। बिल्कुल, मतलब किताब आनी तय है और हम सब इसका इंतजार कर रहे हैं। आई होप जो किताब अगर आए तो आप लोगों को पसंद आए। बिल्कुल पसंद आएगी, बेशक, बिना किसी शक के पसंद आएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक अगर आपने माहौल देखा हुआ कि लोग लिख तो बहुत रहे हैं आज, मतलब आज के समय में, इस वक्त में, इस दौर में लोग लिख बहुत रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लिखने के चक्कर में इतनी जल्दबाजी में लिख रहे हैं वो, और इतनी तादाद में लिख रहे हैं कि वो पढ़ना भूल चुके हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत दुखद सत्य है। अभी लोगों को लगता है कि हम जितना लिख लें कि मतलब दिन में कोई
4 कविताएं लिख रहा है, 5 लिख रहा है, मतलब मुझे तो सुन के आश्चर्य होता है कि कोई कैसे इतना लिख सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैंने कई लोगों को सुना है, मतलब अच्छे अच्छे शायर वो महीने 3-3 महीने में एक अपनी गजल खत्म करते हैं। और फिर दोनों तरीके के लोग हैं। उम्मीद करती हूँ नहीं जो लिखे अच्छा पढ़े। नहीं, लिखने की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो क्या है कि इतनी जल्दबाजी है, इतना उतावलापन है कि वो पढ़ते नहीं है उसके चक्कर में। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा एक दुखद घटना है इस समय की। बहुत बहुत दुखद है है एक्चुअली। ये गलत ट्रेंड ये फैल रहा है कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और आपकी ओरिजिनलिटी चली जाएगी। ये मैंने बहुत, आज के जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनके मुंह से मैंने ये एक्सक्यूज सुना है कि मत पढ़िए क्योंकि आपकी ओरिजिनलिटी चली जाती है। बट मैं खैर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। मुझे तो सच में लगता है कि पढ़ने से आप जितना ओरिजिनल हो पाते हैं उतना शायद आपकी खुद की ओरिजिनलिटी भी नहीं होती। जी। मुझे बहाने ये भी आते हैं कि जब अगर मेरी बात होती है कि आप थोड़ा बहुत साहित्य पढ़ें, तो वो ये कहते हैं कि हम साहित्य लिख ही नहीं रहे, हम कविता नहीं लिख रहे, हम दिल की बात लिख रहे हैं बस। ख्याल रखिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, ख्याल लिख रहे हैं। तो मेरा ये काउंटर आर्ग्यूमेंट रहता है कि अगर आप दिल की बात लिख रहे हैं तो अपने दिल तक रहने दें उसे पब्लिकली डिस्प्ले ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साहित्य का स्तर कम कर रहा है वो। नहीं, ये इस बात से मैं मतलब एग्री नहीं करती कि साहित्य का स्तर कहीं, साहित्य तो जहाँ है वहाँ है ही, उसका तो वो लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बस ऐसी बात है कि हम लोगों के नीचे इतने मलबे गिरा दिए गए हैं खराब लिखावट के, कि अच्छी लिखावट तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आप उसी पे बैलेंस बनाते हुए वहां तक पहुंच जाए जहाँ पे एक सच्चा साहित्य है, तो वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो अच्छा पढ़िए, अच्छे लेखकों को चुनिए। और आई थिंक दैट्स इट। पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है, लिखने से ज्यादा जरूरी है। जी जी जी। हमें काफ़ी वक्त हो चुका है लाइव हुए, तो हम यहाँ अपना समय या सेशन ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले, एंड करने से पहले, एक छोटी सी कोई भी कविता या कुछ भी गीत या कोई कविता अगर आप सुनाना चाहें। जरूर। ऐसे अब लाइसेंस सुना देती हूँ। लाइसेंस मुझे याद भी है और लाइसेंस मेरी पसंदीदा बहुत कविता भी। बेहतरीन है, बेहतरीन है। जी, स्वागत है। मैंने मांगा था लाइसेंस, अपनी कविताओं को टांगा बना इस समाज में चलाने का। चाहती थी भावनाओं को पहुंचाना उनकी मंजिल तक, मगर मेरी अर्जी खारिज कर दी गई। मैंने विरोध जाहिर करने के लिए पहन ली काली समीज, मैचिंग काली सलवार, मगर नहीं ओढ़ा कोई दुपट्टा। उठा लिया मोर्चा मैंने अकेले ही, जुलूस जमता गया मेरे चारों ओर। मैं बैठी रही, बाँचती रही कविताएं, दो कौमों की, तवायफों की और सज्जनों की। मुझसे पूछा गया मेरे सड़क के किनारे बैठने का सबब, और ये भी कि मैंने बुर्का क्यों नहीं पहना, और ये भी कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। खुदा की कसम, मेरे पास जवाब में कहने को कुछ नहीं था, लिखने को बस कविताएं। दिन सप्ताह बरस बीतते चले गए। मैं बैठी रही और बैठी रही भीड़। तमाशा खत्म करने को फेंके गए ऊपर से कई फरमान। टूटी किसी की पिंडली, किसी की रीढ़, मारे गए सारे उल्लू के पट्टे। मैं फिर भी बैठी रही, बाँचती रही कविताएं। दिन सप्ताह बरस सड़ते समाज से आने लगी थी बू किसी घाटन लौंडिया सी। फिर उतार दी गई एक गोली मेरे सीने में। मेरा ठंडा गोश्त छूकर वो समझे कि हो गया है मेरी बादशाहत का खात्मा। मैंने आंख बंद करने से पहले एक आखिरी दफा कहा, खोल दो। बेहतरीन, बहुत उम्दा ख्याल। मैं यहाँ बिल्कुल ख्याल बीन हो चुका हूँ।
कोई ख्याल मेरे दिमाग में नहीं है अभी, है ना जी। इतनी बेहतरीन कविता सुनने के बाद कोई भी ख्याल विहीन होगा। हम आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। आपका श्रीलेख की इस कड़ी में बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। हिंदी में परिवार आपको धन्यवाद देता है, और जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमारा साथ हमें यूं ही प्यार देते रहिए। हम आप तक बेहतरीन साहित्य और साहित्यकार आप तक निरंतर पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गगन, बहुत अच्छा लगा मुझे बातचीत करके। थैंक यू, थैंक यू। आप हिंदी में हो, हम ऐसी कामना करते हैं।